अब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और वो कभी कभी मैल फंक्शन भी करते हैं। कभी वो किसी इंजरी की वजह से मैल फंक्शन करते हैं, तो कभी किसी जेनेटिक डिजीज़ की वजह से वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डिसऑर्डर्स कहलाते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। और इस सेक्शन में हम इन्हीं कॉमन जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटन के या स्केलेटल सिस्टम के उसको डिस्कस करेंगे। जो मेजर हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जो यूजुअली कॉमन भी हैं और बहुत सारे लोग सफ़र भी करते हैं, वो जो हैं वो 4 हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वी हैव अ स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क, फिर हमारे पास स्पॉन्डिलोसिस है, फिर हमारे पास शार्टिका है और अर्थराइटिस है। और ये चारों हम वन बाय वन अब आगे देखेंगे। अब सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ अ स्लिप डिस्क और अ हर्निएटेड डिस्क। अब इसमें होता ये है कि हमारी जो इंटरवर्टिब्रल जितनी भी डिस्क्स हैं वो क्या है, वो एक कुशन लाइक पैड है। अब वो जो पैड है उसके अंदर होता क्या है, 2 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। मेजर स्ट्रक्चर्स में पहली चीज़ है न्यूक्लियस पल्पोसस। अब ये क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो है ये एक इनर सेमी फ्लूइड है जो एक रबर बॉल की तरह जो है वो एक्ट कर रहा होता है और ये हमारी डिस्क को इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ हमारे पास एक आउटर स्ट्रक्चर है जिसको हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं। अब एनुलस फिब्रोसिस जो है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग है और ये फिब्रोकार्टिलेज से बना होता है। अब ये फिब्रोकार्टिलेज से बना हुआ है तो कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियस पल्पोसस से। और इसका काम ये है कि इसने जितने भी सक्सेसिव वर्टेब्राए होते हैं ऊपर नीचे स्टैक हुए होते हैं ना, तो वो जो स्टैक्ड वर्टेब्राए होते हैं ये उनको एक जगह पे रखता है। इट मीन्स कि ये एक पॉइंट होता है जॉइनिंग का जिसने सारे के सारे वर्टेब्रा को इकट्ठा रखा हुआ है। अब जो हर्निएटेड या स्लिप डिस्क होती है उसमें बेसिकली होता ये है कि नॉर्मल सिनेरियोज़ में हमारी डिस्क जो हैं वो शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। किसी भी किस्म का शॉक हो, कोई इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई गिर जाए किसी तरह से, तो वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी होती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इंजरी है या जो शॉक है वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है। तो वो ट्रॉमा जब आपकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है तो उसके रिज़ल्ट में हर्निएशन हो जाती है, या एक डिस्क की भी हो सकती है और एट अ टाइम एक से ज़्यादा डिस्क की भी हो सकती है। अब इसमें होता ये है कि जो अंदर वाला जो फ्लूइड है वो बहुत क्योंकि नाजुक सा है, ठीक है, और वो बहुत रबरी सा स्ट्रक्चर है उसका, तो वो अंदर से बाहर आ जाता है। बाहर किस तरह आ जाता है कि जो बाहर वाला पोर्शन है जो हमारा हार्ड रिंग है एनुलस फिब्रोसिस का वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से अंदर से जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एक प्रोट्रूजन बना के स्पॉन्जी सी वो बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकल आता है तो क्योंकि आपकी जो डिस्क हैं वर्टिब्रल डिस्क वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। जब एक चीज़ उस डिस्क में से बाहर प्रोट्रूड करेगी तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रेस डालेगी, या आपके सराउंडिंग एरियाज़ में वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं, तो या तो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा है या आपके किसी बहुत ही मेजर नर्व पे प्रेशर आ रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सीवियर किस्म की पेन होती है और समटाइम्स अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहे तो इट कुड ऑल्सो रिज़ल्ट इन पैरालिसिस, कि अगर आपका एक नर्व जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो हो सकता है आपका जो लोअर रीजन है, लोअर लिम्ब है, वो आप पैरालाइज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर एंड इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। अब अगला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस में बेसिकली ये होता है कि हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। अब जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो इमोबाइल हो जाते हैं, उसमें हमें जितनी भी मूवमेंट हम कर सकते हैं, आगे मूव करना, पीछे साइडवेज मूव करना, वो मूवमेंट जो है वो लिमिट हो जाती है। अब वो लिमिट हो रही है और अगर हम ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे मूव करने की, या नॉर्मल जो हमारे डे टू डे फंक्शंस हैं, चलना फिरना बैठना उठना, वो सारे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब इसके एग्जांपल ऐसे ही है कि एक जैसे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो इस तरह से हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी कौन से वाले जो वर्टेब्राए हैं फ्यूज़ हुए हैं या मोबिलिटी जिधर आ रही है उस हिसाब से नाम रखा हुआ है। तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में ये होता है कि जो आपका जो है C1 से लेके C7 तक का जो रीजन है वो वहाँ पे अगर इमोबिलिटी आ रही है तो उसको हम सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अब ये जो हैं ये आपका नेक के बिल्कुल बाद वाले जो वर्टेब्राए हैं ये वो होते हैं। अब ये क्यों होती है, इसकी रीज़न ये हो सकते हैं कि या कोई क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वर्टेब्राए जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए वो फ्यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस जो है वो भी आपकी वर्टेब्राए को फ्यूज़ करा सकता है। उसके अलावा हर्निएटेड डिस्क
डिस्क जो हमने भी पहले पढ़ा है, अगर डिस्क हर्निएशन है तो उसकी वजह से भी फ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब एक डिस्क स्लिप होती है या हर्निएट हो जाती है तो वो पूरे स्पाइन का आपका जो स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट कर रही होती है, क्योंकि एक दरमियान में से जो है वो पतली हो गई है या वो स्लिप हो गई है, तो बाकी जो हैं वो एक दूसरे पे प्रेस करेंगी और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंड दैट स्ट्रेस could lead into the fusion of these remaining vertebrae. अगला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ शार्टिका, इसको सियाटिका भी बोला जाता है, शार्टिका भी बोला जाता है। कॉमन लैंग्वेज में ज़्यादातर लोग शार्टिका ही बोल रहे होते हैं। अब इसमें होता ये है कि पेन होती है, वीकनेस होती है और एक नमनेस और टिंगलिंग की फीलिंग होती है। वो होती कहाँ है? आपकी यूजुअली एक टांग में हो रही होती है। वो इसलिए होती है कि जो शार्टिक नर्व है उस पर किसी किस्म का प्रेशर है। वो प्रेशर किस वजह से है? किसी इंजरी की वजह से हो सकता है कि डायरेक्टली शार्टिक नर्व को डैमेज किया गया है, या वही बात कि अगर आपकी डिस्क स्लिप हुई है, हर्निएटेड डिस्क है, तो वो आपकी शार्टिक नर्व को प्रेस कर सकती है, जिसकी वजह से जो पेन है, एक शूटिंग पेन होता है, वो आपकी पूरी टांग में फील हो रहा होता है। जो कॉजेज़ हैं उसमें इसके स्लिप डिस्क के अलावा जो है पेल्विक फ्रैक्चर या ट्यूमर्स वगैरह भी जो हैं वो हो सकते हैं, कि अगर किसी ऐसे रीजन में ट्यूमर है जो उस नर्व को प्रेस कर रहा है तो उसके रिज़ल्ट में भी ये शार्टिका का पेन होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बेसिकली क्या है? इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है, जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है। अब जॉइंट्स डिफरेंट टाइप के हैं और इन्फ्लेमेशन डिफरेंट जॉइंट्स में हो रही होती है और डिफरेंट बोन्स में हो रही होती है और डिफरेंट टाइप की भी होती है, मतलब उसकी रीजंस डिफरेंट हैं। इसलिए हमारे पास अर्थराइटिस की 3 टाइप्स हैं। वी हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, वी हैव रोमेटॉइड अर्थराइटिस एंड वी हैव गाउटी अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली जो है आपकी बोन्स इम्पैक्ट हो रही होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है और साथ इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ये यूजुअली आपके जो ऐसे जॉइंट्स जो सिनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो अटैक करता है। उसके अलावा जो गाउटी अर्थराइटिस है उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके जॉइंट्स में एक्सेसिव यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो गया है तो उसकी वजह से गाउटी अर्थराइटिस होता है, और ये भी एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन बन जाती है।